नमो नमः। एक बार फिर से सभी का स्वागत संस्कृत हाउस चैनल में। तो जुड़िए संस्कृत हाउस चैनल से और व्यंजन संधि को समझिए। व्यंजन संधि में हम देख रहे थे जशतु संधि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए जशतु संधि को। तो देखिए जशतु संधि में सबसे पहले जो सूत्र आता है वो आता है झलाम जशो अन्ते। झलाम जशो अन्ते जशतु संधि का सूत्र है और यह सूत्र कहता है कि पदांत में झल प्रत्याहार वर्णों के पश्चात अश प्रत्याहारस्थ वर्ण हो तो झल वर्णों को जश आदेश होता है। मतलब झल प्रत्याहार के बाद यदि अश प्रत्याहार हो तो इस स्थिति में क्या आदेश होगा? इस स्थिति में झल वर्णों को, किसको? झल वर्णों को जश आदेश होगा। यह सूत्र कह रहा है। और हम अब समझेंगे कि झल क्या है, अश क्या है और जश क्या है। तो झल जो है वो है वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म संज्ञक वर्ण। कोई सा भी वर्ग हो उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म संज्ञक वर्ण जो होते हैं वो होते हैं झल प्रत्याहार। उसी प्रकार अश जो प्रत्याहार होते हैं उसमें स्वर एवं ह अंतस्थ वर्ण जो यवरल होते हैं और वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ण अश प्रत्याहार में आते हैं। उसी प्रकार जश प्रत्याहार में क्या आता है? तो जश प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। तो झल के बाद यदि अश प्रत्याहार हो तो झल वर्णों को जश आदेश हो जाएगा। यह झलाम जशो अन्ते जशतु संधि का पहला सूत्र कहता है। इसके बाद हम कुछ वर्णों को तालिका के माध्यम से, सारणी के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए झल वर्ण, फिर साम्य स्थान और जश वर्ण यहाँ दे रखे हैं। अब झल वर्ण में जैसे च, छ, ज, झ और श, इसका उच्चारण स्थान है वो तालु है जिसको ज आदेश हो जाता है। मतलब च वर्ग का तीसरा होता है ज। उसी प्रकार प, फ, ब, भ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ और प वर्ग का तीसरा ब होता है। क, ख, ग, घ, ह इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और क वर्ग का तीसरा होता है वो होता है ग। उसी प्रकार ट, ठ, ड, ढ, श इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा जिसका ट वर्ग का तीसरा होता है वो होता है ड। और त, थ, द, ध, स इसका उच्चारण स्थान होता है दंता जो त वर्ग का तीसरा वर्ण होता है द। तो हमने यह समझा। इसके बाद हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से जशतु संधि को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है वाक धन ईशः। यहाँ वाक जो है वो झल प्रत्याहार का वर्ण है और ईशः जो है वो अश प्रत्याहार के वर्ण है। अब जो क है इस क को जश आदेश होगा तो क का तीसरा वर्ण होता है ग, तो वाग धन ईशः बन जाता है वागीशः। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है वो है अच प्लस अंतः। अच में जो च है वो है झल प्रत्याहार का वर्ण और अंतः में जो अ है वो है अश प्रत्याहार का वर्ण। तो अच प्लस अंतः में हम देखेंगे जो च है इस च को तीसरा हो जाता है तो अजंतः इस प्रकार से बनता है। तीसरा उदाहरण देखेंगे सुप प्लस अंतः तो बनता है सुबंतः। चौथा है त्रिश प्लस भी। अब यहाँ देखिए त्रिश में जो श है, श षटकोण वाला है, ये है झल प्रत्याहार और भी में जो ई है वो है अश प्रत्याहार। तो इस स्थिति में जो श है इस श को आदेश होगा झल प्रत्याहार, जश प्रत्याहार आदेश होगा और जश प्रत्याहार आदेश होके क्या हो जाएगा? इसमें ड हो जाएगा क्योंकि ट वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ड। तो ट, ठ, ड तो बन जाएगा यहाँ तृण भी ही यहाँ बन जाएगा। उसी प्रकार समिध प्लस आदानम, समिदा दानम। और छठा है तिप प्लस अंतः तिबंतः। षट प्लस आननः षडाननः।
दिक् प्लस गजः दिग्गजः, षट् प्लस अंगः षडंगः और जगत प्लस आत्मा जगदात्मा। इस प्रकार से जशत्व संधि का झलाम जशो अंते सूत्र से हमने कुछ उदाहरण देखे। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फिर एक और सूत्र आता है, और सूत्र क्या है? सूत्र है झलाम जश झषिहि। और यह सूत्र कहता है कि यदि पद के बीच में झल वर्ण हो तथा उनके पश्चात झष प्रत्याहार वर्ण हो तो झल वर्णों को जश आदेश हो जाता है। तो समझ गए होंगे, यदि पद के बीच में झल वर्ण हो और उसके पश्चात क्या हो? झष प्रत्याहार वर्ण हो, तो जो झल वर्ण है उनको क्या आदेश हो जाएगा? जश आदेश हो जाएगा। तो झल आपने पहले देख ही लिए थे, झल वर्ण कौन से होते हैं? झल होते हैं वर्गों का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और उष्म संज्ञक वर्ण। उसी प्रकार अब झष क्या होता है? तो झष होता है वर्गों का चौथा और तीसरा, और जश क्या होता है? आपको पता ही है, वर्गों का तीसरा वर्ण जश कहलाता है। देखिए पहला उदाहरण है वृद्ध धन धह। अब यहाँ पर जो ध है वो क्या है? वो है झल वर्ण, और जो ध है वो ध क्या है? ध है झष वर्ण। अब ये जो झल वर्ण है, इन झल वर्णों को जश आदेश होगा तो ध का मतलब ध किस वर्ग में आता है? ध आता है त वर्ग में, और त वर्ग का तीसरा होता है द, तो वृद्धः इस तरीके से बन जाएगा। उसी प्रकार बुद्धः, तो यहाँ भी ध है तो ध त वर्ग में आता है, तो त का तीसरा होता है द, तो बुद्धः। फिर इसी प्रकार दुघ प्लस धम, और घ है वो है क वर्ग का, तो क वर्ग का तीसरा होता है ग, तो दुग्धम। इस प्रकार से बन जाएगा। और क्रुद्धः, तो क्रुद्ध में ध है वो त वर्ग का है, और त वर्ग का तीसरा होता है द, तो क्रुद्धः। और लब्धः, तो भ प वर्ग का है और प वर्ग का तीसरा होता है ब, तो लब्धः। इस प्रकार से हमने जशत्व संधि को समझा। इस संधि के बाद हम पढ़ते हैं चतुर्व संधि, और चतुर्व संधि कहती है, तो चतुर्व संधि में हम कुछ सूत्रों को देखेंगे। इन सूत्रों के माध्यम से पूरी चतुर्व संधि को हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो पहला सूत्र है उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, और यह सूत्र कहता है कि उद से परे, मतलब जो उद है, उद धातु है, उससे परे यदि स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होता है, मतलब यदि उद है और उसके बाद स्था और स्तंभ ऐसा कोई शब्द आता है तो वहाँ पर पूर्व सवर्ण आदेश होता है। ठीक है। फिर अगला सूत्र आता है कि तस्मादित्युत्तरस्य, तो यह सूत्र कहता है कि पंचमी निर्देश से किया जाने वाला कार्य पंचमी निर्दिष्ट से अव्यवहित पर को होता है। पर का मतलब होता है बाद, बाद वाले को अव्यवहित होता है। ठीक है। उसके बाद अगला सूत्र है आदेः परस्य। आदेः परस्य कहता है कि पर को जो कार्य किया जाए, मतलब बाद वाले का जो कार्य किया जाए वह पर के आदि को होता है। मतलब जो बाद वाला है उसमें भी पहले को होगा। मतलब मान लीजिए कोई शब्द है जैसे रामः और श्यामः, जैसे मान लीजिए विद्याधन आलयः कोई शब्द हो गया, तो आलयः विद्या के बाद हुआ, लेकिन जो आलयः है और आलयः में आदि क्या होगा? आ होगा। तो जो बाद वाला है तो बाद वाले में भी जो पहला है उसको होगा। ठीक है। उसी प्रकार झरो झरी सवर्णे, यह सूत्र कहता है कि हल से परे, मतलब किससे परे? हल से परे, मतलब व्यंजन से परे। झर को, मतलब झर को लोप होता है, झर का लोप होता है। हल से परे झर का लोप होता है। कब होता है? सवर्ण झर परे रहते, मतलब जब सवर्ण झर बाद में होगा तो तब होगा किसका लोप? झर का लोप, और वो भी विकल्प से। अब देखिए अगला सूत्र और अंतिम सूत्र चतुर्व संधि का वो है खरीच। खरीच सूत्र है जो कहता है कि झल वर्णों के स्थान पर, किसके स्थान पर? झल वर्णों के स्थान पर चर। अब चर क्या है? ये तो चर है
क च ट त प श स स, ये है आपका चर। इस चर आदेश होता है, परंतु खर परे रहने पर, मतलब झल वर्णों के स्थान पर चर आदेश होगा, लेकिन कब होगा? वह होगा खर परे रहने पर, मतलब जब खर प्रत्याहार बाद में होगा तब झल वर्णों को चर आदेश होगा। तो देखिए, पहला उदाहरण है विपद प्लस ती। अब विपद प्लस ती में जो ती है वो ती क्या है? खर प्रत्याहार है, इसलिए जो द है तो द त वर्ग का है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में होगा द को त आदेश हो जाएगा और बन जाएगा विपत्ति। उसी प्रकार दिग्पालः, अब ग है तो ग के बाद आया प और प है खर, तो इस स्थिति में दिक्पालः ऐसे बन जाएगा। फिर आता है भेद प्लस तुमन। भेद प्लस तुम, और जो द है वो द को त हो जाएगा और बन जाएगा भेद तुम। ठीक है। शरद प्लस कालः, तो द का त हो जाता है वो बन जाता है शरद कालः। और लिभ प्लस सा, तो भ है, भ प वर्ग का है तो प वर्ग आ जाएगा तो लिप्सा ऐसा बन जाता है। छेद प्लस तव्यः, अब जो द है वो त वर्ग का है इसलिए यहाँ त आ जाएगा और छेदव्यः ऐसा बन जाएगा। और अंतिम में जो दो उदाहरण है वो है उद प्लस स्तंभनम और उद प्लस स्थानम। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था पहले, वो सूत्र दोबारा से एक बार दोहरा लेते हैं। वो सूत्र हमने पढ़ा था, हमने उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य। यह सूत्र कह रहा है कि उद से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उद के बाद स्तंभ शब्द आया और उद के बाद ही यहाँ नीचे स्थान शब्द आया। तो इस कारण यहाँ पर जो स है उस स को पूर्व सवर्ण हो जाएगा और इस कारण से जो स है इस स का लोप हो जाएगा और जो द है उस द का क्या हो जाएगा? इस द का हम कर देंगे आदेश कर देंगे। वो आदेश क्या हो जाएगा? चर आदेश हो जाएगा। तो द को त हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा उत्तम्भनम ऐसा बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा उत्थानम, ऐसा यहाँ पर बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे पूरे सूत्रों को, पूरे उदाहरणों को। आशा है आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।